नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चहेते संस्थान टीचर्स अकेडमी। मित्रों, आज यूजीसी नेट की परीक्षा कैसे क्रैक करें और कैसे पढ़ाई करें, इस बात को करेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि हम 60 दिन में जेआरएफ कैसे बन सकते हैं। 60 दिन में जेआरएफ कैसे बन सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। फिर भी अगर आप चाहें तो 60 दिन में आप जेआरएफ बन सकते हैं। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। तो दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो आपने कर ली होंगी। पहला, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आज सुबह एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई थी कि सारी किताबें आपको खरीद लेनी है। वो किताबें आपने खरीद ली होंगी जिसमें हिंदी साहित्य का सरल इतिहास मैंने आपसे कहा था वो खरीद के आप पढ़ लीजिए। दूसरी पुस्तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट का मैंने कहा था खरीद लीजिए और उसको कम से कम 4 बार पढ़ लीजिए। पाठ्यक्रम 3 बार, पूरा पाठ्यक्रम 3 बार पढ़ना है और कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4 बार पढ़ना है। रटना नहीं है, सॉल्व नहीं करना, बस एक एक प्रश्न पढ़ते चले जाना, इतना ही करना है। और तीसरे चरण में जो भी आपके यहाँ टेक्स्ट बुक लगी है वो सारी टेक्स्ट बुक, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, जीवनी, रिपोर्टाज जो भी लगा है वो खरीद के पढ़ लीजिए। और अगर वो न खरीद के पढ़ सके, बहुत टाइम लगे पढ़ने में, तो आप उसका सेंट्रल आइडिया और उसके पात्र पढ़ लीजिए और जिस पैटर्न का प्रश्न आता है उस पैटर्न के हिसाब से वो चीजें उसमें से खोज लीजिए। खुद का नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर आपका चयन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके सामने है टीचर्स एकेडमी, जहां आप सीधे जुड़ सकते हैं हमको व्हाट्सएप करके। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 28 95 92 37। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर पढ़ना है। सर जी, ब्रह्मा सुबह पैर क्यों नहीं क्लास दिखा, ये क्या लिख रहे हैं? मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप ब्रह्मास्त्र बैच के विषय में बात कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र की क्लास शाम को चलती है, तो और सुबह जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास चली थी, तो वो चली थी और ब्रह्मास्त्र की अभी 8 बजे से चली है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग टीजीटी पीजीटी की क्लास पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जो नहीं पढ़ा है, झारखंड प्रवक्ता के लिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह पूरा का पूरा क्लास महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि साहित्य, जो हिंदी साहित्य हम सब पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है कहां से? वांग्मय से होती है। अब एक प्रश्न उठता है कि वांग्मय है क्या? तो वांग्मय दो शब्दों के मेल से बना है। वाक धन मय, का अंगा हो जाता है और शब्द बन जाता है वांग्मय। वांग्मय का मतलब है कि जो बोलने की परंपरा में रहा है, बोले जाने की परंपरा में रहा है, वह वांग्मय। लेकिन यह वांग्मय बाद में आगे चलकर विभाजित हो जाता है 3 प्रमुख भागों में। तो वांग्मय का जो विभाजन होता है वह कितने भागों में होता है? वह 3 भागों में होता है। ठीक है, पहला भाग जिसे हम वार्ता कहते हैं, दूसरा भाग जिसे हम
साहित्य कहते हैं और तीसरा भाग जिसे हम शास्त्र कहते हैं। जैसे पहले एक डॉक्टर होता था जिसको आप वैद्य कहते थे, तो वैद्य जी आपकी नाड़ी देखते थे और आपके शरीर में जो भी विकार है सबकी दवा दे देते थे, कोई भी मर्ज हो। लेकिन आज पेट का डॉक्टर आंख की दवा नहीं दे सकता, आंख का डॉक्टर हड्डी की दवा नहीं दे सकता। वो कहेगा भाई हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओ, वो कहेगा भाई आंख वाले डॉक्टर के पास जाओ। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सबका अलग अलग विशेषीकरण हो गया। उसी प्रकार से वांग्मय का जब विभाजन हुआ तो यह 3 रूपों में विभक्त हो गया, वार्ता, साहित्य और शास्त्र। लाल बहादुर यादव जी, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, वहां उस समस्या का समाधान हो जाएगा। यहां वैसे भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, अभी पढ़ाने दीजिए, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। तो वाक धन में अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है वांग्मय, और यह 3 भागों में बटा है, वार्ता, साहित्य और शास्त्र। वार्ता में हम किस चीज को महत्व देते हैं, शब्द को महत्व देते हैं अथवा अर्थ को महत्व देते हैं, ठीक है। जैसे एक गॉसिप होती है, आपके गांव में अगर नई शादी हुई हो तो देखिए कुछ दिन तक उसका बाजार बड़ा गर्म रहता है। कहते अरे भैया वो पांडे जी की जो पतोहू आई है ना, वो नाको चने चबवा दी है, जब से आई है पूरे घर को नाको चने चबवा दिया है उसने। कहे अच्छा ऐसा हो गया, तो नाको चने चबवाना। अब एक छोटा सा बालक बैठा है वहीं पर जो कि व्याकरण और वार्ता साहित्य को नहीं समझता है। अब उसने सोचा कि नाको चने चबवाया है, इसका मतलब यह होगा कि वह औरत सबसे कही होगी कि चलो नाक से चने सुड़को, और सबने नाक से चने सुड़के होंगे और चना नाक के रास्ते मुंह में गया होगा और फिर उन्होंने उस चने को चबाया होगा। इसी तरीके से 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इस कथन को भी सुनकर आम व्यक्ति यही समझेगा, जिसको व्याकरण और साहित्य का ज्ञान नहीं है, वो सोचेगा कि मंगल पांडे के पास बहुत बड़ा नींबू का बगीचा था, उन्होंने बहुत सारे नींबू तुड़वाए, अंग्रेजों की लाइन लगवाई और बंदूक से गोली दागकर उस नींबू को उन्होंने 2 भागों में फाड़ दिया और इस प्रकार से फटे हुए नींबू को अंग्रेजों के मुंह में रगड़ दिया। इस तरह से सभी अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है कि न तो नाको चबाने वह औरत कुछ ऐसा करती है जिससे सब लोग नाक से चने चबाते हैं, और ना ही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे नींबू से। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर शब्द का महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व किसका है, तो वह महत्व है अर्थ का। तो जहां पर अर्थ का महत्व होता है वहां पर वार्ता का महत्व होता है। तो कुछ ऐसे साहित्य लिखे गए जो वार्ता के मॉडल में लिखे गए, अर्थात जैसे आप मुहावरे पढ़ते हैं तो वह सब आपको वार्ता के फॉर्मेट में दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरा भाग किया गया साहित्य का। किसका भाग किया गया? साहित्य का भाग किया गया। और तीसरा भाग किया गया जिसको हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का विभाजन किस रूप में होता है? तो शास्त्र का जो विभाजन होता है वह व्याकरण के रूप में होता है। व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र
इसी तरीके से काव्य का शास्त्र जो आया वह काव्य शास्त्र हुआ, दर्शन का शास्त्र भी था, भाषा का भी शास्त्र हुआ, भाषा शास्त्र, वह भाषा विज्ञान भी उसे कहा गया। काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, यह सब हमें शास्त्र के रूप में देखने के लिए मिले। जिसका एक सिद्धांत होता है उसे शास्त्र कहते हैं। जिसका एक सिद्धांत होता है, जिसके एक सिद्धांत और कुछ उसके शब्दावलियां निर्धारित कर दी गई, जिसके कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए, उन नियमों पे ही सब कुछ होता है, वह शास्त्र हो जाता है। शास्त्र क्या होते हैं? नियमबद्ध होते हैं। किसी ने कहा कि भैया ऐसा है कि अपने से बड़ी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, तो किसी ने पूछा कहां लिखा है? तो अगर कहीं लिखा है, हर बात पे व्यक्ति पूछता है। क्या ऐसा है कि अगर आप मेढक को मारेंगे तो आपका कान दर्द करेगा? तो क्या कहां लिखा है? तो लिखने का तात्पर्य उनका सीधे सीधे होता है कि यह बात शास्त्रों में कहां लिखी गई है। शास्त्रों में जो लिख दिया गया है वह नियम हो गया, अब उसी नियम पे सबको चलना है। तो यहां यही बात है कि जो शास्त्र लिख दिए गए हैं साहित्य के लिए, जिसमें व्याकरण भी आ गया, काव्य का भी शास्त्र आ गया और भाषा का भी शास्त्र आ गया। भाषा का शास्त्र क्या काम करता है? भाषा का शास्त्र काम करता है कि दवा को हिलाकर मरीज को पिलाना है कि मरीज को हिलाकर दवा को पिलाना है। गन्ने का ताजा जूस पीना है कि ताजे गन्ने का जूस पीना है, यह आपको कौन बताता है? यह आपको भाषा शास्त्र बताता है। ठीक इसी प्रकार से बाबा रामदेव को देखिए तो क्या बेचते हैं वो? गाय का देसी घी बेचते हैं। सोचिए जरा, क्या बेचते हैं? गाय का देसी घी। अगर इसी वाक्य को उल्टा कर दिया जाए, इसी वाक्य को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? देसी गाय का घी। लेकिन वो क्या बेचते हैं? वो बेचते हैं गाय का देसी घी। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास देसी गाय का घी है। ये कैसे हम जान पाते हैं? हम जान पाते हैं इस भाषा शास्त्र के द्वारा। हम समझ पाते हैं कि वो किसके महत्व को प्रदर्शित करना चाहता है। हम कहते हैं हमें गन्ने का ताजा जूस चाहिए। अब गन्ना हो सकता है 2-3 महीने का काट के रखा गया हो, गन्ना सड़ गया हो, लेकिन हमें कैसा जूस चाहिए? गन्ने का ताजा जूस चाहिए। ताजे गन्ने का जूस नहीं, तो ताजे गन्ने का ताजा जूस हमको चाहिए, तब तो बात बनेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बहुत अगर कॉन्शियस बने, जागरूक बने, तो कहते भैया ऐसा है कि हमको ताजा जूस पिलाइएगा। तो गन्ना कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो गन्ने से जूस निकाल के आपको पिला देता है। ये कैसे समझेंगे? ये भाषा शास्त्र के द्वारा समझेंगे कि गन्ने का ताजा जूस पीना है कि ताजे गन्ने का जूस पीना है कि ताजे गन्ने का ताजा जूस पीना है कि गाय का देसी घी खाना है कि देसी गाय का घी खाना है, मरीज को हिलाकर दवा पिलानी है कि दवा को हिलाकर मरीज को पिलाना है। ये सब कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है भाषा शास्त्र। तो भाषा शास्त्र भी इसी में हम पढ़ते हैं, काव्य का शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, व्याकरण का शास्त्र भी हम सब पढ़ते हैं। ये सब हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। तो गाय का देसी घी और देसी गाय का घी, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब प्रश्न यहां उठता है कि जो साहित्य है, साहित्य में कितने विभाजन किए गए और साहित्य में क्या क्या पढ़ना होता है? साहित्य
साहित्य को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? साहित्य को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है गद्य साहित्य, दूसरा है पद्य साहित्य, तीसरा है चंपू। यह 3 तरह के साहित्य निर्धारित किए गए, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू साहित्य। यह 3 साहित्य निर्धारित किए गए। ठीक है, देखिए कोई भी सजेशन आपको हमें देना है, कोई गिला शिकवा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इन सब के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, वहां पर आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाते समय ज्यादातर टाइम पर मैं कमेंट नहीं देख पाता हूं या नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं अपने रिदम में रह के अच्छा परफॉर्मेंस देके पढ़ाना चाहता हूं। आपसे बातचीत करने में विषय के लिए अगर आप बात करें तब तो वो क्लासेज अच्छी हो जाती है, लेकिन आप सब विषय के अतिरिक्त जब बातें करते हैं तो उससे ध्यान बट जाता है, और जिस परफॉर्मेंस को मैं दे सकता हूं, जितनी अच्छी तरीके से चीजों को समझा सकता हूं, वो नहीं कर पाता हूं। तो इसीलिए कमेंट कम देखता हूं पढ़ाते समय। अगर आप पढ़ाई से संबंधित जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोई कमेंट करेंगे तभी उसका रिप्लाई आपको कक्षा में मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे साहित्य। साहित्य के 3 भाग कर दिए गए, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू। गद्य साहित्य क्या है और पद्य साहित्य क्या है और चंपू क्या है, इसे भी देखिए। पुनः जो गद्य साहित्य है इसका भी विभाजन हो गया, गद्य साहित्य का भी पुनः विभाजन कर दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में इनका विभाजन किया गया। एक को कहा गया कथात्मक गद्य और दूसरे को कहा गया कथेतर गद्य। क्या कहा गया? कथेतर गद्य। तो एक को कथात्मक गद्य कहा गया और दूसरे को कथेतर गद्य कहा गया। ठीक है, अब कथेतर गद्य और कथा गद्य में कितनी विधाएं हैं वो भी देखिए। तो कथा गद्य में कुल 5 विधाएं हैं। कथा गद्य में कितनी विधाएं हैं? तो कथा गद्य के अंतर्गत कुल 5 विधाएं हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और लघु कथा। यह 5 भाग आपको कहां मिल जाता है? यह 5 भाग आपको मिलता है कथात्मक गद्य में। ठीक है, कथेतर गद्य, कथात्मक गद्य का मतलब हो गया जिसमें कहानी होती है। ठीक है, गद्य में एक कहानी जहां पर होती है वह कथात्मक गद्य हो गया। ठीक, कहानी कैसी होती है? कल्पना पर भी आश्रित हो सकती है, इतिहास पर भी आश्रित हो सकती है और मिश्र भी हो सकती है। इसलिए जो कथानक होता है वो 3 प्रकार का हो जाता है। एक कल्पना पर आधारित हो सकता है, एक इतिहास पर आधारित हो सकता है और एक मिश्रित हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कथात्मक गद्य के अंतर्गत
हम कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और लघु कथा को देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कथेतर गद्य की 10 प्रमुख विधाएं हैं। कितनी है? प्रमुख 10 विधाएं हैं, जिनमें निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज, 1 2 3 4 5 ये हो गई। यात्रा वृत्तांत, समालोचना, यह भी किसके अंतर्गत आती है? अन्य के अंतर्गत आती है। जीवनी, जीवनी अच्छा हो गया है, आत्मकथा हुआ है नहीं। आत्मकथा 5 और 3 8 हो गया। पत्र लेखन और साक्षात्कार, पत्र लेखन और साक्षात्कार। ठीक है, इसी में एक आ जाएगी समीक्षा, इसके अलावा भी है लेकिन ये मुख्य है। तो कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य में अंतर क्या होता है? कथात्मक गद्य 3 तरह से लिखा जाता है, या तो इतिहास पर आधारित होगा, या वो धार्मिक सत्य यानी मिथक पर आधारित होगा, या तो कल्पना पर आश्रित होगा, या इतिहास और कल्पना का मिश्रित रूप। लेकिन कथेतर साहित्य जो है भारतीय साहित्य की वह शाखा है जिसमें दर्शाए गए स्थान, व्यक्ति, घटनाएं और संदर्भ पूर्णतया वास्तविकता पर ही आधारित होते हैं। इसके विपरीत कपोल कल्पना है, जिसमें कथाएं कुछ मात्रा में या पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित होती हैं, उनमें कुछ तत्व वास्तविकता से हटकर होते हैं। तो कथेतर साहित्य जो होता है, इसमें ज्यादातर संभावना होती है कि यह यथार्थ अथवा सत्य पर आधारित होगा, और कथा साहित्य में कपोल कल्पना या इतिहास या मिथक भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये 3 भागों में इनको बांट दिया गया है। अब ये तो गद्य का भाग हो गया, अब हम पद्य का भाग देखेंगे। पद्य के प्रमुख रूप से 2 भाग किए गए, एक तो हुआ प्रबंध और एक हो गया मुक्तक। प्रबंध में सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से वो जुड़ी हुई होती है, इसलिए उसको प्रबंध कहा जाता है। यानी कि राम के जीवन पर अगर कोई काव्य लिखा जाए जिसमें राम का जन्म, किष्किंधा का वध, राज्याभिषेक, रावण का वध, सीता का हरण, इस तरह की सारी जो घटनाएं हैं वो क्रमबद्ध रूप से एक जगह पर रखी रहे, तो प्रबंध होता है वहां पर। और इसके प्रमुख भेदों में एक तो आपको मिलेगा महाकाव्य। महाकाव्य जो होता है, इसमें एक व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की घटनाओं को एक साथ रखा जाता है, और इसी का एक स्वरूप हो जाता है जिसे
खंड काव्य कहा जाता है। और खंड काव्य में क्या होता है, जीवन के किसी एक पक्ष के विषय में चर्चा होती है। जैसे रामचरितमानस में केवल और केवल कर्ण किष्किंधा के वध को आधार बनाकर, जैसे जगदीश गुप्त ने शंभू को वध लिखा है। शंभू एक राक्षस था, उसके वध को लेकर ही केवल एक रचना कर दिया जाए, तो जहां पर किसी एक पात्र या एक घटना को लेकर ही रचना कर दी जाती है वह खंड काव्य होता है, और महाकाव्य संपूर्ण जीवन पर आधारित होता है। तो ये महाकाव्य और खंड काव्य हो गया प्रबंध के अंतर्गत। और मुक्तक के अंतर्गत अब जैसे छोटे छोटे मुक्तक लिखे, रीतिकाल में आप देखिए सबसे ज्यादा मुक्तक लिखे गए हैं। बिहारी ने सतसई लिखा, 700 दोहा लिखा, लेकिन वो सब किस परंपरा के हैं, मुक्तक परंपरा के हैं। मीराबाई ने भी मुक्तक लिखे हैं। तो मुक्तक में क्या होता है कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से संबंध नहीं रखती, दोनों पंक्तियां क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। दोनों की घटनाएं क्या होती हैं, हाँ, दोनों की घटनाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसे हम मुक्तक काव्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब जैसे हम मुक्तक की कुछ चीजें आपको समझाते हैं। जैसे हम रीतिकाल में चलें, तो रीतिकाल का जो समय है, रीतिकाल में जो काव्य लिखे गए उन काव्यों में जैसे हम आलम की पंक्ति पढ़ते हैं, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन, और कटि को कंचन कटि विध कुचन मध्य धरि दीन। अब ये पहली पंक्ति जो है वो आलम ने कही है, और दूसरी पंक्ति जवाब में शेख जो कि नायिका थी उसने दिया है। तो पहली पंक्ति में कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन आलम कहते हैं, और उसकी जवाब में शेख जवाब देती है कटि को कंचन कटि विधि कुचन मध्य धरि दीन। इसी तरीके से प्रेम रंग पगे जग मने जगे, जामिनी के जोबन को ज्योति जगे, जोर जमगत है। अब यहां पर यह पंक्ति है, और ऊपर देखिए तो उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। इसी तरीके से घनानंद ने भी पंक्तियां लिखा, बोधा ने भी पंक्तियां लिखा, और सब एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, उसका एक दूसरे से संबंध नहीं है, सबका अर्थ अलग अलग है, सबका वर्ण विषय क्या है वह भी अलग अलग है। तो वर्ण विषय भी अलग हो जाता है और अर्थ के लिए भी वो अलग ही रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर मुक्तक की हमने चर्चा किया। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो है किसकी, कहां गया, चंपू की। चंपू, अब चंपू क्या होता है ये आप सबको बताना है कि चंपू किसे कहते हैं, या चंपू के प्रकार भी पूछे जाते हैं कि चंपू क्या होता है। हिंदी साहित्य में कितने चंपू लिखे गए हैं बताइए आप सब। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह है कि चंपू जो होता है यह दृश्य काव्य का भेद है या श्रव्य काव्य का भेद है। चंपू दृश्य काव्य का भेद है या श्रव्य काव्य का भेद है, यह आप सबको कमेंट करके बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए प्लीज। अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि कक्षा को जीवांत बनाएं। और कक्षा जीवांत कैसे बन सकती है, जब आप इसका हमें उत्तर बताएंगे। गद्य पद्य चंपू, ठीक है, हम पूछ रहे हैं
हम गद्य पद्य नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि चंपू काव्य को आप किसमें रखेंगे, दृश्य काव्य में रखेंगे या श्रव्य काव्य में रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि कहानी को आप दृश्य काव्य में रखेंगे या श्रव्य काव्य में रखेंगे, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि चंपू को हम किसमें रखेंगे। चलिए, तो दरअसल इसका सही जवाब है कि चंपू को दृश्य काव्य में नहीं रखा जाता है। नाटक जैसे है तो वह दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, लेकिन चंपू को श्रव्य काव्य के अंतर्गत ही रखा जाता है। चंपू को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद होता है और इसमें गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को देखा जाता है। काव्य की सुविधा का उल्लेख साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों के द्वारा मिलता है, जिसमें भामह, दंडी, वामन आदि का नाम प्रमुख है। ठीक है, इसी तरीके से बौद्ध जातक जो थे, बौद्ध जातक जो थे, जातक माला, इसके प्राचीन साहित्य में भी चंपू मिलता है। जैसे विक्रम भट्ट ने एक रचना लिखा है नल चंपू। क्या लिखा है विक्रम भट्ट ने? विक्रम भट्ट ने लिखा है नल चंपू। अब ये विक्रम भट्ट ने जो नल चंपू नामक रचना लिखा, वो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ की रचना है। इसके अतिरिक्त सोमदेव सूर्य की यश तिलक, बोधराज ने चंपू रामायण और कर्पूर्ण कृत जो है आनंद वृंदावन, ये सब जो संस्कृत साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं जहां पर यह चंपू प्राप्त होता है। हिंदी में यशोधरा, मैथिली शरणगुप्त ने चंपू काव्य कहा जाता है। इसमें गद्य पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यह जो चंपू है यह किस रूप में जाना जाता है, इसके आपने देख लिया। ठीक है, अब यहां पर अच्छा ठीक है, किस प्रकार से चंपू को इसमें रखा जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और डीपली बता देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। दरअसल चंपू जो होता है संस्कृत साहित्य से लिया गया है और इसके दो भाग किए जाते हैं, विरुद्ध और करभंग। एक किसका भाग होता है, विरुद्ध। किसी इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि चंपू के कितने भेद होते हैं, तो एक होता है विरुद्ध और एक होता है करंभक। ठीक है, एक को विरुद्ध कहा जाता है और दूसरे को करंभक कहा जाता है। गद्य और मिश्रित काव्य, पद्य के मिश्रित काव्य का रूप चंपू होता है, जिसे विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि जिसमें राज की स्तुति की जाती है, और उन्होंने एक नए भेद करभंगक का भी उल्लेख किया है जो विविध भाषा में लिखा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि विरुद्ध वह है जिसमें गद्य और पद्य, गद्य और पद्य में राजा की स्तुति की जाती है, राजा की स्तुति की जाती है। राजा की स्तुति के लिए जो लिखे गए वह विरुद्ध कहलाए। ठीक है, और इसका एक नवीन भेद जो है वो है करंभक, और इसमें विविध भाषा में लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसको विविध भाषा में लिखा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि भाई इनका
इनको हम गद्य और पद्य किस रूप में रखेंगे, ठीक है, किस रूप में इनको हम रखेंगे, तो यह भी अब समझना है। तो गद्य और पद्य से मिश्रित होते हैं। और यहां पर आपको बता दें, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो काव्य होते हैं जिनको हम देखते हैं। बाद में ये रचनाएं जो हों वो दृश्य और श्रव्य दोनों हो गई। शुरुआत में जो नाटक लिखे जाते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, दिखाना। तो नाटक को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, दृश्य काव्य के अंतर्गत रखते हैं। और जो कथा साहित्य से संबंधित चीजें थी, कथा में गद्य साहित्य से संबंधित जो चीजें थी, नाटक को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी चीजें हैं वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम नाटक को छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त जो भी आता है वह श्रव्य काव्य की। तो जैसे कहानी है तो कहानी सुनाई जाती है, उपन्यास भी सुनाया जाता है, गद्य काव्य भी सुनाया जाता है। तो काव्य का काम क्या है, काव्य को आप किसके अंतर्गत रखेंगे, तो काव्य को आप रखेंगे श्रव्य के अंतर्गत। क्योंकि अब आप कामायनी को क्या करेंगे, दिखा तो सकते नहीं है, कामायनी को क्या करेंगे, सुनाएंगे। और एक अच्छे उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे रामचरित मानस ग्रंथ है, ठीक है, रामचरित मानस से एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या श्रोता और वक्ता युग्म, एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन श्रोता और वक्ता युग्म है और कौन नहीं है। आप सबको याद होगा, जो लोग देखे होंगे, किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन श्रोता और वक्ता का युग्म है, कौन सा नहीं। इसका मतलब यह है कि रामचरितमानस एक काव्य है और इस काव्य में श्रोता और वक्ता का युग्म पूछा जाता है कि पहली बार इस कथा को किसने किसको सुनाया, यही आता है। ये तो नहीं कभी आया होगा कि रामचरितमानस को पहली बार किसने किसको दिखाया, ये कभी आपने सुना, नहीं सुना ना। यही पूछा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को पहली बार किसको सुनाया। तो जब गद्य और पद्य में दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, चंपू बन जाता है। नाटक नहीं जोड़ा जाता है। जब आप चंपू बनाते हैं तो वहां गद्य जोड़ा जाता है और पद्य जोड़ा जाता है। गद्य में कोई हो सकता है कथानक जोड़ दिया जाता हो, तो गद्य और पद्य जब दोनों जोड़ा जाता है तब भी वो किसी को सुनाने के ही काम में आता है। उदाहरण के लिए यशोधरा है, कौन सी रचना है, यशोधरा है। आप लोगों ने यशोधरा पढ़ा है, बताइए। यशोधरा, यशोधरा एक ऐसी कविता है, अब आप क्या कहेंगे, क्या उसकी पंक्तियां कई बार पूछी गई परीक्षा में, क्या है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न यह भी भाग्य भागा। अब देखिए इसमें काव्य की भी लय है और गद्य की भी लय है। क्या कहती हैं वो, कहती हैं हुआ न यह भी भाग्य भागा,
किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें ही निष्ठुर कहते, पर उनमें जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्ध पावे वे सुख से, दुखी न हो वो इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि अगर वो जाते, मैं उनको नहीं रोक रही थी, जाओ जहां जाना है, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। यशोधरा कह रही है कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे अपनी पथ की बाधा पाते, मैं उनको रोकती नहीं, लेकिन इस तरह से चोरों की तरह से भाग के गए। आज उनके इस बुद्धत्व पर सवाल उठ जाता है, आज उनके बुद्धत्व पे ये सवाल उठ जाता है, अगर वो जा ही रहे थे तो मुझसे कहकर जाते, ये इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा, वो कितने बड़े बुद्ध न बन जाएं। अब इस बात को क्या वो दिखा सकते हैं? नहीं। इसको क्या किया मैंने, आपको क्या किया, आपको दिखाया कि सुनाया? बताइए। मैंने आपको ये पंक्तियां दिखाया कि सुनाया? फटाफट कमेंट करके बताइए। सुनाया। सुनाया मतलब श्रव्य, यानी कि श्रवण। तो भैया गद्य पद्य चंपू ये हमने देख लिया। अब बहुत सारे लोग काव्य के जो दो भेद हैं उसमें भी अंतर पूछते हैं। किसमें? प्रबंध और प्रबंध काव्य और महाकाव्य में अंतर, कि प्रबंध और महाकाव्य में अंतर क्या होता है। प्रबंध के दोनों रूपों में घटना और चरित्र का महत्व होता है। प्रबंध काव्य में, महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन के समग्र धारण करने का विविध और विस्तार होता है। तो हम अगर देखें कि प्रबंध काव्य और महाकाव्य है क्या, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रबंध काव्य क्या है। तो काव्य के भेद किस आधार पर किए गए हैं, यहां से इस बात को हम समझेंगे। काव्य के भेद, काव्य के भेद, अब जितना मैंने आपको बताया वो सब आपको पढ़ना है। आपको गद्य, जितनी चीजें मैंने बताई, 5 आपको बताया कथा साहित्य में, 10 आपको बताया कथेतर में, 15, ये 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इन सब का इतिहास भी पढ़ना है। इसके अलावा साहित्य में काव्य भी पढ़ना है आपको, काव्य शास्त्र व्याकरण भी पढ़ना है आपको, भाषा शास्त्र भी आपको पढ़ना है। ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है और ये सब आपको पढ़ना है। तो काव्य के भेद दो प्रकार से किए गए हैं, स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। ठीक है, एक किसके अनुसार किया गया है? स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। यहां पर दो इस रूप में भेद किए गए हैं। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, प्रबंध का ही एक भेद है महाकाव्य, लेकिन दोनों में किस तरह का अंतर आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते इसलिए जवाब दे रहे हैं।
तो काव्य के भेद जो है उसमें कितने आधार पर किए गए हैं? 2 आधार पर काव्य के भेद किए गए हैं। स्वरूप के अनुसार काव्य का भेद और शैली के अनुसार काव्य का भेद। स्वरूप के आधार पर जब हम काव्य का भेद करते हैं तो 2 भेद हो जाता है। कौन कौन सा? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जब हम स्वरूप के आधार पर काव्य का भेद करते हैं तो इसके 2 भेद कर दिए जाते हैं। एक कर दिया जाता है श्रव्य काव्य और दूसरा कर दिया जाता है दृश्य काव्य। ठीक है। श्रव्य काव्य जिसका रसास्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे रामायण और महाभारत। और श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद कर दिए गए हैं। एक कर दिया गया है प्रबंध काव्य और एक कर दिया गया है मुक्तक काव्य। समझ में आ गया? तो हम किस पे बात कर रहे थे कि प्रबंध काव्य किसके अंतर्गत आ रहा है? स्वरूप के अंतर्गत आ रहा है। स्वरूप के अंतर्गत क्या है? श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कितने भेद हुए? प्रबंध और मुक्तक। और हम बात कर रहे हैं प्रबंध काव्य की। प्रबंध काव्य क्या होता है? इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। समझिएगा, प्रबंध काव्य जो होता है इसमें एक मुख्य कथा होती है। कौन सी कथा? मुख्य कथा। ये कहां से चलती है? यह आदि से अंत तक चलती है। अब जैसे आप किसी विवाह और किसी शादी में गए, तो विवाह और शादी में जाते हैं तो मान लीजिए मुन्नू और चुन्नी की शादी है। मुन्नू और चुन्नी की शादी है, इनकी शादी में गए हैं तो मुख्य कथा किसकी होगी? मुन्नू और चुन्नी की होगी। लेकिन वहां आप जाते हैं तो आपको घिर्राऊ और रामकली मिल जाती हैं, उनकी भी कथा आ गई। अब घिर्राऊ बाराती थे, रामकली जो थी वो घराती थी, घर की तरफ से। तो रामकली जो है ऊपर से चावल फेंक रही थी, घिर्राऊ ने उनको देखा और उनसे प्रेम हो गया। मुन्नू और चुन्नी के विवाह में आप सब गए थे, लेकिन रामकली और घिर्राऊ की कथा जो है उसमें प्रासंगिक रूप से जुड़ गई। लेकिन मुख्य कथा किसकी है? अब बात किस पे होगी? तो थोड़ी सी मुन्नू और चुन्नी की बात नहीं होगी, पूरी बात उन्हीं की चलेगी कि हम लोग गए तो पानी पीने के लिए क्या मिला, जयमाल पर गए तो क्या मिला, अच्छा चुन्नी जो है कौन सा लहंगा पहनी थी, कितने का रहा होगा, सैंडल कितने की रही होगी, मेकअप जो कराया था वो किस तरह का मेकअप था, ब्राइडल मेकअप था कि ऐसे ही नकली वाला मेकअप था, साड़ी अच्छी थी कि नहीं थी। वो सारी जो चीजें, सारी जो बात होगी उस पूरे विवाह पर होगी। इस तरह की छोटी छोटी कथाएं प्रासंगिक रूप से उसमें आती जाएंगी। वैसे ही जैसे एक नायक है और एक नायिका है, तो राम और सीता की कथा में छोटी मोटी कथाएं अपने आप उसमें आती जाएंगी और निकलती रहेंगी। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक यहां पर उसमें ये कथाएं चलती रहेंगी, क्रमबद्ध रूप में चलती रहेंगी। जब कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौड़ कथाएं बीच में सहायक बनकर आ जाती हैं, जैसे एक कथा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है रामचरितमानस। अब प्रबंध काव्य के भी 2 भेद कर दिए जाते हैं। ठीक है। यहां पर प्रबंध काव्य के भी 2 भेद कर दिए जाते हैं, जिसको हम महाकाव्य और खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है। तो महाकाव्य और खंड काव्य हमने इनके 2 भेद कर दिए। महाकाव्य इसमें किसी ऐतिहासिक या किसी पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन का कथा आद्योपांत वर्णन होता है। इसमें किसी महाकाव्य में ऐतिहासिक या पौराणिक, ऐतिहासिक या
पौराणिक। कोई भी एक कैरेक्टर होगा, कोई भी एक चरित्र होगा जिसकी कथा शुरू से लेकर अंत तक उसी का वर्णन इसमें किया जाएगा। ठीक है। और एक आ जाता है खंड काव्य। खंड काव्य, इसमें क्या होता है, किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर जीवन के किसी एक भाग का वर्णन जब इसमें हो। ठीक है। जीवन के किसी एक भाग का वर्णन हो। अब मान लीजिए केवल सीता जी के स्वयंवर का ही वर्णन कर दिया जाए। एक जगह तो रामचरितमानस को हमने रखा कि शुरू से लेकर अंत तक पूरी कथा है, लेकिन दूसरी जगह हमने केवल और केवल उनके स्वयंवर को इसमें रख दिया। क्या रख दिया? हमने उनके केवल और केवल स्वयंवर को रख दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि स्वयंवर की कथा को आधार बनाकर ही पूरी रचना कर दी गई है, तो वह किस प्रकार का काव्य हो जाएगा? वह खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर साहित्य के दोनों भेद हैं और दोनों ही तरह की रचनाएं हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। महाकाव्य की कई बार विशेषता पूछ ली जाती है। यहां पर आप देखेंगे तो यह प्रश्न मुझे लगता है जीआईसी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में और यूजीसी में हर जगह यह प्रश्न एक बार आ ही चुका है कि इनमें से कौन खंड काव्य की एक विशेषता है, खंड काव्य का एक भेद है, कौन नहीं है। महाकाव्य की विशेषताएं कौन सी होती हैं? ठीक है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। इसमें 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, यानी कि 8 सर्ग या उससे ज्यादा। 8 या उससे ज्यादा सर्ग होने चाहिए, यह महाकाव्य की पहली विशेषता है। ठीक है। महाकाव्य का जो नायक है धीरोदात्त गुणों वाला नायक होना चाहिए। उस नायक में कौन सा गुण होना चाहिए? वह नायक धीरोदात्त होना चाहिए। मतलब हीरो हो, ऐसे झुरई की तरह हीरो नहीं चलेगा। महाकाव्य की जो अवधारणा है उसमें ये झूरी नहीं बन सकता उसका हीरो, कुल्ली भाट नहीं बन सकता उसका हीरो। महाकाव्य का जो नायक होगा धीरोदात्त गुणों से युक्त होगा। 8 से अधिक सर्ग होंगे और शांत वीर और श्रृंगार में से कोई एक रस होगा। तीनों रस हो सकते हैं, शांत, वीर या श्रृंगार। तो देखिए, या तो उसमें प्रेम की बात की जाएगी, या तो उसमें वीरता और युद्ध की बात की जाएगी, और या तो उसमें इस संसार की निस्सारता पर बात की जाएगी। इसके अलावा मुख्य रूप का जो एकांगी रस जो होगा, एक प्रमुख रस जो होगा, इन तीन के अलावा कोई नहीं मिलेगा। और भी सारे रस होंगे, लेकिन प्रमुखता इन्हीं में से किसी एक रस की होगी। महाकाव्य में किसकी प्राप्ति होगी, उद्देश्य क्या होगा? तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति भी इसी महाकाव्य में, पूरे के पूरे महाकाव्य में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलेगा। छंदों का अनन्य प्रयोग आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है।
अब इसमें देखें, कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिसमें सर्ग कम होने पर भी उसको रामचरितमानस जैसे है, तो रामचरितमानस में 7 ही खंड हैं, फिर भी इसको महाकाव्य के अंतर्गत रखा गया है, यह अपवाद। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, साकेत मैथिली शरणगुप्त, रामचरितमानस तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, इन सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो महाकाव्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब कुछ खंड काव्यों की भी चर्चा कर लेते हैं। ये केवल मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं, जब हम किसी महाकाव्य को पढ़ाने लगेंगे तो विस्तृत तौर पर महाकाव्य के विषय में बताएंगे। ठीक है, अभी केवल सामान्य जानकारी दे रहे हैं। खंडकाव्य जो होता है, इसमें नायक के जीवन के किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंग का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। तो इसमें मानव के एक पक्ष का वर्णन, मानव के एक पक्ष का वर्णन यहां पर देखने के लिए मिलता है। दूसरा, जो सबसे खास बात होती है, एक ही छंद का प्रयोग मिलता है, इसके नियम टूटे भी हैं। ठीक है, यह कथा पौराणिक या ऐतिहासिक होगी, पौराणिक या ऐतिहासिक कथा होगी। श्रृंगार या करुण रस प्रधान होगा, श्रृंगार या करुण रस की प्रधानता होगा, और इसका उद्देश्य जो होगा वह महान उद्देश्य होगा। महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह लिखा जाता है। इसी की तरह से अगर देखें तो पंचवटी मैथिली शरणगुप्त, जयद्रथ मैथिली शरणगुप्त, सुदामाचरित नरोत्तम दास, मेघदूत कालिदास, हल्दी घाटी का युद्ध और पथिक, ये कुछ रचनाएं हैं तो जिसको हम खंड काव्य के अंतर्गत रखते हैं। जबकि जो मेघदूत कालिदास का है उस पर अपवाद विवाद भी है, उसको गीत काव्य के अंतर्गत भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना है। इसी तरीके से एक शब्दावली यहां और आती है, आख्यानक गीत। तो महाकाव्य एवं खंडकाव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि मानवीय भावों की प्रमुखता होती है। आख्यानक गीतों के विषय में अगर देखें तो जैसे एक रचना है झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो किस तरह की रचना है ये, आख्यानक गीत है। रंग में भंग मैथिली शरणगुप्त, यह भी किस तरह की है, तो आख्यानक गीत है जिसमें आख्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ये कुछ तरह हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य का इतिहास, आज हमने पूरा पाठ्यक्रम समझ लिया कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजों को हमें पढ़ना है। जितना मैंने आपको विभाजित करके बताया वो सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब कल से हिंदी साहित्य का इतिहास चलेगा और सब चीजें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस नए बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। ये कक्षा रात को 9 बजे चलेगी। ठीक है, ये कक्षा
रात को 9 बजे चलेगी, ठीक है, रात को 9 बजे। और बाकी जो बैचेज हैं, ब्रह्मास्त्र है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, उन सब की भी सूचना आपको दी जाएगी। तो अभी आदिकाल से कल हम लोग शुरुआत करेंगे और उस आदिकाल में भी इतिहास लेखन, इतिहास की पद्धतियां, इन पर चर्चा होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें बताइएगा कि ये कक्षा मुझे अच्छी लगी। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।